हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 2 के 2.6 लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत बताने वाला हूं। तो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत के कुछ बिंदु पॉइंट है, जैसे कि पहला है द्विपक्षीय सिद्धांत, दूसरा जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण, तीसरा है ऐतिहासिक लागत सिद्धांत, चौथा है आगम निर्धारित सिद्धांत, पांचवा है मिलान सिद्धांत और चौथा है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द्विपक्षीय सिद्धांत, है ना। द्विपक्षीय सिद्धांत क्या होता है? तो द्विपक्षीय सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देनों को दो पक्ष या दो पहलू होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करते हैं। प्रभावित दो पक्षों या खातों में से एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है ना। दो खाते होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। सिंपल तरीकों से अगर इसे समझा जाए तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में जो आपका खाता है ना, उसमें अगर आप पैसा जमा करते हो तो वो क्रेडिट के साइड में जाएगा, क्योंकि आपके खाते में पैसा आ रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट कहेंगे हम लोग, है ना। और जब आप अपने खाते से पैसे निकालोगे तो उसे डेबिट कहेगा। तो ये सिंपल तरीकों से अगर समझा जाए तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं ना। दो पहलू होते हैं, एक जमा एक निकालना। ऐसे बिजनेस भी होता है ना। एक सामान खरीदते हैं तो दूसरे को हम पैसा देते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक से कम, एक से पैसा लेते हैं, दूसरे को हम उसके बदले सामान देते हैं। तो बिजनेस भी सेम टू सेम है। तो दो पक्ष दो पहलू हो गए। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है? जैसे प्रशांत ने 50,000 रुपया यहाँ पे क्या कर रहा है? नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, कह रहे हैं। इस व्यवहार में एक पक्ष रोकड़ व दूसरे पक्ष रोकड़ लगाने वाले प्रशांत का होगा, है ना। एक पक्ष क्या है? रोकड़ है, और दूसरे पक्ष में क्या है? रोकड़ लगाने वाला कौन है? 50,000 लगा रहे हैं, मतलब प्रशांत ही है ना। तो एक और तो रोकड़ संपत्ति है, ठीक है, और दूसरी ओर मतलब पैसा लगा रहा है, तो लगाने के बाद सामान खरीदेगा ना, इसलिए रोकड़ संपत्ति कहेंगे हम उसे। तथा दूसरी ओर व्यापार का दायित्व माना जाएगा। जो सामान खरीदा है उसको अब वो बेचेगा तो उसका दायित्व होगा ना, क्योंकि रोकड़ व्यापार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा है? रोकड़ व्यापार का नहीं होता है। अतः व्यवहार व्यवहार का समीकरण होगा। तो संपत्ति दायित्व व्यवसाय के सभी लेन देन इस अवधारणा के आधार पर लिखे जाते हैं। लेखा कर्म की दोहरी लेखा प्रणाली का जन्म इसी अवधारणा के कारण हुआ है। इस सिद्धांत के कारण ही स्थिति विवरण के दोनों पक्ष दायित्व और संपत्ति हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है ना। यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा, ये माइनस किया जाएगा। संपत्ति है तो संपत्ति के बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी, है ना। तो जो दायित्व है उसको भी प्लस किया जाएगा, किसके साथ? पूंजी के साथ। अगर पूंजी निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या किया जाएगा? देखो, संपत्ति के साथ दायित्व को क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगी। ये गणित का प्रश्न है। गणित में अगर आप देखते हो तो अगर किसी को इसके इस पार ले जाओगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो उसके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस था तो क्या होगा? माइनस। ज़्यादा मैं इसमें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, ये इतना टफ और डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है। चलो दूसरा देखो। दूसरा है जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत दिया हुआ है। अब ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हिसाब की बहियों में दर्ज किए गए सभी व्यावसायिक लेन देन बाह्य प्रमापकों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, अर्थात लेन देनों का लेखांकन लिखित प्रमाणकों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये लिखित प्रमाण होते हैं, जैसे कि देखो, लिखित प्रमाण मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं लिखित प्रमाण में। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते हैं तो वो बिल देता है, हाँ, तो वो लिखित प्रमाण है। ठीक है, जो बिल देगा वो क्या होगा? लिखित प्रमाण होगा। जब आप पैसा जमा करते हो तो एक डिपॉजिट फॉर्म आता है ना, तो वो क्या है? लिखित प्रमाण है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो? पैसा जमा कर रहे हो, तो वो लिखित प्रमाण कहलाएगा। जब आप पैसा निकालते हो तो एक विड्रॉल फॉर्म दिया जाता है, तो विड्रॉल फॉर्म से क्या है? आप पैसा निकालते हो, तो वो भी क्या है? एक लिखित प्रमाणक है। तो समझ में आ गया प्रमाणक का मतलब? तो प्रमाणक का मतलब है कि जो आपके पास बिल है ना, जो आपके पास है प्रूफ के रूप में, वही क्या कहलाएगा? प्रमाणक कहलाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कैश मेमो, है ना। कैश मेमो क्या है? बीजक है। प्रमाणक व्यवहार अनुबंध पत्र, जैसे ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदते हैं तो स्टाम्प रहता है ना,
तो वो अनुबंध पत्र होता है। प्राप्य विपत्र, देय विपत्र है ना, जमा राशि निकालने वाले, इसकी भी जानकारी बिल के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। फिर निरपेक्षता सिद्धांत यह निर्देश करता है कि लेखांकन सूचनाएं प्रबंधन व लेखापाल के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक लेखा अवधि में एक जैसे लेखांकन विधियों का ही पालन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो तीसरा क्या है, ऐतिहासिक, बहुत सरल सरल टॉपिक है, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। ये ऐतिहासिक लागत सिद्धांत क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है, उसको देख लेते हैं। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय हेतु क्रय की संपत्ति का लेखांकन आने वाले वर्षों में भी लागत मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि संपत्ति को सदैव लागत मूल्य पर ही दर्शाया जाए, अपितु हास का आयोजन करते घटे हुए मूल्य पर उनका लेखांकन किया जाना चाहिए। इसी तरह भूतकाल में खरीदी गई संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर उनका लेखांकन बढ़े हुए मूल्य या कम हुए मूल्य पर नहीं किया जाता, किंतु स्टॉक और विनियोग जैसी संपत्तियों का लेखा परिवर्तन मूल्य पर किया जाता है। तो ये ऐतिहासिक लागत है जिसके बारे में बताया गया है कि अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं ना, तो संपत्ति खरीदते जो कोई भी सामान हो, ठीक है, कोई भी सामान हो खरीदते हो आप, संपत्ति मतलब सामान ही समझो, कोई भी सामान अगर खरीदते हो तो उसका लेखांकन आपको आने वाले वर्ष में लागत मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, कह रहा है। जैसे मैंने आज सामान खरीदा है ना, तो आज मैंने जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज जो भी हो आज खरीदा, तो कल क्या होगा भाई, ज़्यादातर रेट बढ़ते हैं है ना, तो रेट बढ़ जाएगा। मान लो आज मैं 10,000 में खरीद रहा हूँ, कल वो 11,000 रुपया हो गया, तो कल का मतलब है कि एक आध वर्ष है ना, कुछ वर्षों में ये बढ़ गया है। तो उस सामान की कीमत कब के हिसाब से करना चाहिए, उसका लागत मूल्य आज की नहीं तो वो कल के हिसाब से करना है, क्योंकि बढ़े मूल्य में गया है, इसका कहना यही है। ठीक है, लेकिन घट गया तो घट गया, तो फिर आप लागत मूल्य कैसे निकालोगे, तो फिर घटे हुए मूल्य में करना है, ये कह रहा है। समझ में आ गया। तो अगर बढ़ता है तो बढ़े हुए मूल्य में करना है, कोई जो सामान आपने खरीदा है, और अगर बढ़ गया तो बढ़े हुए मूल्य में करना है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आगम निर्धारण सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है, व्यावसायिक क्रियाओं के कारण जिन मदों से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। आगम का स्पष्टीकरण अगर देखा जाए तो आगम मतलब आ रहा है, तो जो संपत्ति है ना उसमें अगर आपका वृद्धि हो जाता है तो उसे हम आगम कहेंगे। आगम निर्धारण सिद्धांत किसी व्यवसाय में आगम के समय को निर्धारित करने में दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये बाकी टॉपिक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। भाई आपको स्पष्ट पता चल गया है कि किसी इंसान के संपत्ति में वृद्धि करना ही आगम कहलाता है, तो और बाकी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक लिखा हुआ है और बहुत चीज़ यहाँ पे समझा रहा है, तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अनुबंध है। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे जो दिया है ना इसके थ्रू हम इसे जान सकते हैं। तो आगम की पहचान का सिद्धांत ये दिया हुआ है ना, इससे हमें पता चल जाएगा है ना। जो अंदर में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ टॉपिक है, जो यहाँ पे जिसे मैंने छोड़ दिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है, तो उसे अलग से देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से देख लेते हैं। आगम की पहचान का सिद्धांत, तो आगम का तात्पर्य विक्रय से प्राप्त हुए या प्राप्त होने वाली राशि है। जो मैंने सामान बेचा है उससे मुझे जो धन प्राप्त हुआ है उसी को हम कह रहे हैं ना, तो आगम का यही है मतलब है। तो इस संबंधित लेखाविद 3 आधारों की चर्चा करते हैं। 3 आधार कौन कौन से हैं, पहला है विक्रय के आधार पर है ना, दूसरा है रोकड़ के आधार पर, तीसरा है उत्पादन के आधार पर। सबसे पहले हम विक्रय के आधार पर देखेंगे। विक्रय, क्रय और विक्रय आप जानते हो, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो विक्रय के आधार पर, तो जो सामान बेची गई है उसके आधार पर हम देख लेते हैं। विक्रय तब पूर्ण माना जाता है, देखो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो बीच में जो पॉइंट है ना, अगर ये तीनों पॉइंट नहीं दिया होता तो मैं ऊपर वाले के माध्यम से पूरा समझाता। तो देखो, जो सामान विक्रय तब पूर्ण मानी जाती जब क्रेता को माल के स्वामित्व का अधिकार हस्तांतरित कर दिया जाए तथा
उससे माल का मूल्य एवं भुगतान की प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली जाए। इस सिद्धांत के अनुसार केवल माल का हस्तांतरण ही विक्रय नहीं है और न ही केवल रकम का भुगतान या भुगतान की प्रतिज्ञा आगम तब अर्जित हुआ समझा जाए जब एक तरफ से माल का अधिकार तथा दूसरी तरफ से भुगतान प्राप्ति हो। भुगतान के प्रतिज्ञा का पारस्परिक विनिमय का आगम उस समय ही अर्जित हुआ माना जाएगा जब माल के क्रेता पर कानूनी तौर पर भुगतान दे हो। तो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं इसे बिना पढ़े बता सकता था, लेकिन पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना भी है ना। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे मैंने सामान बेच दिया, तो सामान बेचने के बाद जब मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं भुगतान को पूर्ण मानूंगा, तभी मैं विक्रय के आधार को मानूंगा। अगर मैं कोई सामान उधार रखता हूँ तो उधार रखने का मतलब क्या है कि वो पैसा आपको लेट में मिलेगा, तो आपके हाथ में तो पैसा आया नहीं है, तो फिर आपकी संपत्ति में वृद्धि कैसे होगा? पॉसिबल नहीं। जब तक के पैसा आपके हाथ में ना आए तब तक के आपकी संपत्ति में वृद्धि नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, विक्रय के आधार पर जैसे ही आपने सामान बेचा और उस समय पैसा आ गया तब आपके संपत्ति में वृद्धि होगा। तो ये कहना चाह रहा है ना, विक्रय के आधार पर। अब देखो रोकड़ के आधार पर भी दिया हुआ है, तो रोकड़ के आधार पर दिया है तो इस टॉपिक को देखो क्या कहना चाह रहा है। इसके अंतर्गत आगन उस समय अर्जित हुआ समझा जाएगा जब वास्तविक भुगतान प्राप्त हो। ये भी वही कहना चाह रहा है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, यह सिद्धांत उस दशा में उपयुक्त है जब भुगतान की प्राप्ति संदेहास्पद हो। यह सिद्धांत किराया क्रय प्रणाली तथा किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में अपनाया जाता है और विक्रय माल के उस भाग तक पूर्ण माना जाता है जिस भाग का भुगतान प्राप्त हो चुका है। ये कहना क्या चाह रहा है, चलो इसको भी मैं बता देता हूँ ना। रोकड़ के आधार पर जब आप एक मोबाइल लैपटॉप खरीदते हो तो आप किस्त में भी खरीदते हो ना, किस्त में खरीदते हो। आप लोग कई बार किस्त करा के खरीदते हो, तो 6 किस्त 7 किस्त में, तो जिससे आपने खरीदा है उसको आप पर किस्त के हिसाब से पैसा दोगे। तो अगर मान ले आपने 2 किस्त अभी तक पटाया तो 2 किस्त ही उन्हें प्राप्त हुआ है, तो उतना ही भुगतान हो चुका है समझा जाएगा। बाकी पैसा उसके हाथ में नहीं आया तब तक के उसके संपत्ति में पूरा रकम नहीं आया है, ये समझा जाएगा। समझ में आ गया? तो जितना किस्त प्राप्त हुआ उतना ही उसके संपत्ति में वृद्धि हुआ है, ये कहना चाह रहा है ये रोकड़ के आधार के माध्यम से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, उत्पादन के आधार पर। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य का जितना भाग पूर्ण हुआ है उतने भाग के मूल्य के बराबर आगम अर्जित हुआ माना जाएगा। निर्माण कार्य, जैसे चलो इसको ऐसे ही बता देते हैं, यहाँ एग्जाम्पल निर्माण कार्य का दिया हुआ है। देखो एक भवन बन रहा है ना, तो भवन बन रहा है तो भवन बन रहा है तो स्टेप बाय स्टेप बनेगा, तो आप पूरे भवन के पैसे तो एक साथ नहीं दे दोगे। जितना निर्माण हुआ है उतने तक के ही आप मजदूरी ईंट सब चीज़ का पैसा लगाओगे, है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है कि ठेकेदार को उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना भवन बना है। अगर पूर्ण बना है तो आप पूरा पैसा पटाओगे उन्हें, अगर पूर्ण नहीं बना है तो जिस लेवल तक पहुंच चुका है उस लेवल तक के ही पैसा आप उन्हें दोगे। ये कह रहा है उत्पादन के आधार के माध्यम से। तो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे मिलान सिद्धांत है, 5वां टॉपिक है मिलान सिद्धांत। तो ये मिलान सिद्धांत क्या है, चलो देख लेते हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यवसाय में अर्जित आगम व किए गए व्ययों को कैसे संबंधित किया जाए। आगम व व्यय का मिलान करते समय सर्वप्रथम एक निश्चित अवधि की आगम को निर्धारित करना चाहिए, इसके बाद ही इस आगम को प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों का निर्धारण करना चाहिए। अर्थात आगम व्ययों से मिलान करना चाहिए, न कि व्ययों को आगम से, है ना। जो पैसा आपके पास, चलो ये कहना क्या चाह रहा बता देता हूँ। आगम मतलब होता है पूंजी में वृद्धि, है ना। तो आपके पूंजी में वृद्धि हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, व्ययों का मिलान करना चाहिए। व्यय मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसका मिलान करना चाहिए, कह रहे हैं कि आपने किन किन सामानों को बेचा और किन किन सामानों को खरीदा। भाई आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सामान खरीदा हूँ, मुझे मैंने ये सामान बेचा है, तो इसके हिसाब से मुझे इतना पूंजी में लाभ हानि हुआ है। तो यही हम इसी तरीके से निकालते हैं, है ना। तो ये मिलान के आधार पर है। आप उसी के हिसाब से क्या करोगे, सामान मंगाओगे, सामान बेचोगे। तो लाभ भी होता है घाटा भी होता है ना, हानि भी होता है। तो यहाँ पे देखो लाभ हानि खाता भी दिया हुआ है। लाभ हानि खाते में जब आगम की किसी मद को आय पक्ष में लिखा जाता है
तो उस भुगतान को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को भी व्यय पक्ष में लिखा जाना चाहिए, भले ही व्यय का नगद भुगतान किया गया हो या भुगतान न किया गया हो। देखो यहाँ पे उधारी को भी चला दिया गया ना लाभ हानि खाते में, अर्थात अदत्त व्यय को भी लिखा जाना चाहिए कह रहे हैं। दूसरा टॉपिक है, जब भुगतान की गई किसी व्यय राशि का कुछ भाग आगामी वर्ष में आगम का सृजन करने वाला हो तो ऐसे व्यय भाग को आगामी वर्ष का व्यय माना जाना चाहिए तथा चालू वर्ष में इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाना चाहिए। तीसरा है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है ऐसे माल की संपूर्ण लागत को आगामी वर्ष की लागत मानकर इसे आगामी वर्ष के हिसाब में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा, इसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगम की ऐसी कोई मद जिसके लिए माल या सेवाओं का हस्तांतरण आगामी वर्ष में किया जाना है तो इस आगम को चालू वर्ष की आगम नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे चालू वर्ष के दायित्व के में सम्मिलित करना चाहिए कह रहे हैं ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आगामी वर्ष में, ठीक है, अगर कोई सामान अगर आप क्या करते हो, बेचते हो, हस्तांतरण सेवाओं को आप बेचते हो, मतलब दूसरे को देते हो या बेचते हो कह रहे हैं, तो इसमें चालू वर्ष की आगम नहीं माना जाएगा कह रहे हैं, है ना। जो वर्ष अभी चल रहा है उसका आगम उसे नहीं माना जाए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या रहा है, देने पर फायदा तो हस्तांतरण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसे चालू वर्ष के दायित्व में सम्मिलित करना चाहिए कह रहे हैं, सिर्फ इसे दायित्व के रूप में ही सम्मिलित करना है कह रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। क्या होता है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत? पूर्ण प्रकटीकरण से आशय है लेखांकन संबंधी सभी आवश्यक सूचनाओं व तथ्यों को प्रस्तुत करना, है ना। जितने भी क्या है आवश्यक सूचना है, ठीक है, यहाँ पे देखो मस्त टॉपिक दिया है, आवश्यक सूचना और तथ्य है, इसको देना। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, अब यहाँ पे टॉपिक आ गया है तो देखो, हर साल मतलब जब साल बीत जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, अंकेक्षण होता है, ठीक है, अंकेक्षण। तो अंकेक्षण का मतलब है कि जितना काम हुआ है उसमें कितना पैसा हुआ है, गया है, कितना पैसा आया है, कहाँ पर पैसा लगाया गया, तो ये सारी चीज़ें ना साल के अंत में देखा जाता। तो इसी को कहा गया है पूर्ण प्रकटीकरण कहा गया, जिसमें सूचना और तथ्यों को प्रस्तुत करना है कि आपने कहाँ कहाँ से सामान खरीदा है, कहाँ कहाँ पे बेचा। बड़े बड़े कंपनियों में होता है अंकेक्षण होता है, ठीक है, जिसे हम ऑडिट कहते हैं ना। ऑडिट आप लोगों ने सुना होगा, बैंक में भी ऑडिट होता है, हर जगह ऑडिट होता है। तो यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि लेखांकन करते समय वित्तीय मामलों से संबंधित सभी सूचनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट कर देना चाहिए कह रहे हैं। ये वही चीज़ है, सब चीज़ देना ही देगा, है ना। जितने भी रजिस्टर सब चीज़ है उस वर्ष का है उसे देगा ही। सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण से वित्तीय विवरण प्रयोग करने वाले पक्षकार जैसे स्वामियों, विनियोजकों, वर्तमान व भावी लेनदारों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम में किसी कंपनी के वित्तीय विवरण में सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। यही कारण है कि कंपनी अपने अंतिम खाते निर्धारित प्रारूप में तैयार करती है। और दूसरा क्या है, सभी संभावना दायित्व का उल्लेख एवं अन्य जानकारी सही रूप में प्रस्तुत करती है। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। देखो, सचर कमेटी ने भी कहा है कि कंपनियों के मामले में जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए खुलापन आवश्यक है। तो ये टॉपिक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार हिसाब पूर्ण ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए तथा उनमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का सही उल्लेख होना चाहिए कह रहा है। तो इस तरीके से 2.6 कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था। इसके बाद छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको मैं एक ही वीडियो में ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसमें 2.24 है ना, 2.24 मतलब 24 तक के टॉपिक दिया हुआ है।